ऑर्गन डोनेशन के लिए जीवन साथी की अनुमति की जरूरत नहीं है। मुंबई की एक निचली अदालत ने रेप का मर्डर केस में सुनाई मौत की सजा, और एयरपोर्ट पे अगर नहीं पहना मास्क तो नहीं भर पड़ेंगे उड़ान। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी, और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताती हूँ। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए 2 खबरें जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट से आ रही है, और एक खबर आ रही है बॉम्बे की निचली अदालत से। जो पहली दिल्ली हाई कोर्ट से खबर है वो अंग दान के ऊपर है, ऑर्गन डोनेशन के ऊपर है। कोर्ट ने ये कहा है कि अंग दान करने के लिए किसी को अपने जीवन साथी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि उनकी सहमति दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि कानून के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है जो ये कहता है कि आपको अंग दान के लिए अपने पति या पत्नी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए। इस केस में जो याचिकाकर्ता हैं वो दरअसल अपने पिता को किडनी डोनेट करना चाहती थी, लेकिन जो अस्पताल था वो उनकी एप्लीकेशन पर को प्रोसेस नहीं कर रहा था, ये कहते हुए कि उनके पति से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था अंगदान के लिए। लेकिन कोर्ट का ये मानना था कि अगर ऐसा कोई रूल होता भी तो ये उनकी जो उनके जो व्यक्तिगत अधिकार है, उनकी बॉडी पे कंट्रोल रखने के जो व्यक्तिगत अधिकार है, उनका उल्लंघन होता। और इसलिए कोर्ट ने कहा कि ऐसे किसी भी एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जी अपूर्वा, इस ऑर्डर में दरअसल हाई कोर्ट ने 2 चीज़ों पे जो है नज़र डाली है। पहला है लॉ, जो लॉ है द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रूल्स, जो ये 2014 का लॉ है। दरअसल इस रूल्स के अंडर ही या इस कानून के अंडर ही हम अंगदान दे सकते हैं। अब जो इसमें एक रूल 18 है जो ये कहता है कि यदि कोई अपना अंग दान देना चाहता है तो वो एक प्रॉपर एप्लीकेशन लगाएगा और जो ऑथराइजेशन कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। ऑथराइजेशन कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि क्या इंसान अपना अंग दान दे सकता है या नहीं। और जिस तरह से मतलब कि ये देखा जाता है कि अंग दान यूजुअली अपने फैमिली मेंबर्स में ही किया जाता है। तो पहले इस चीज़ की जांच होती है कि जो डोनर है वो क्या वाकई में डोनी से कोई रिलेटेड है या नहीं, मतलब कि उसकी कोई फैमिली में है, रिश्तेदारी में है या नहीं। और अगर ये नहीं होता तो फिर डीएनए टेस्ट करवाया जाता है ये पता लगाने के लिए कि इनमें कोई फैमिली या कोई ब्लड रिलेशन है या नहीं। तो जहां तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात है, जो कानून है वो कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत है। मतलब कि या जो भी अंगदान देना चाहता है उनके किसी जीवन साथी की स्पाउस की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस केस में जो एक खास बात ये भी थी अपूर्वा, जो लेडी जो अपने फादर को ऑर्गन डोनेट करना चाहती थी, किडनी डोनेट करना चाहती थी, वो दरअसल अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही थी, मगर फिर भी हॉस्पिटल जो है उनके पीछे पड़ा था कि नहीं, आपको एनओसी की जरूरत है। कोर्ट का यह कहना है कि जो कानून है वो केवल एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करता है, और वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो डोनर होता है उसकी होती है, और कोई और किसी भी व्यक्ति की जो फैमिली से रिलेटेड हो। वो इन दोनों का जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो ऑथराइजेशन कमेटी के सामने दिया जाता है और वो काफ़ी होता है। और जो दूसरी बात है जो आपने जैसे बताया अपने अधिकारों की, जो अपने हमारे शरीर के जो अधिकार हैं उसको लेके कोर्ट ने ये बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कॉमन कॉज में, जिसमें यूथेनेशिया को लेके सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गाइडलाइंस दी थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ये बात कही थी कि हम सबको निजता के अधिकार के साथ साथ अपने बॉडी के ऊपर भी अधिकार है, जो हमारा राइट टू लाइफ का पार्ट है आर्टिकल 21 के अंदर। अब जो ये बॉडी का अधिकार है ये केवल हमारा अपना है, और कानून किसी को भी अधिकार नहीं देता कि वो हमारे इस राइट को वायलेट करे। तो मतलब कि किसी को भी कानून कंट्रोल नहीं देता किसी के व्यक्तिगत अधिकारों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो हॉस्पिटल है उनको डायरेक्शन दी कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना ही जो है ये अंगदान परमिट करें। अब जो दूसरी खबर हमारे पास आपके लिए आ रही है वो आ रही है बॉम्बे की एक निचली अदालत से। बॉम्बे की इस अदालत ने एक 32 वर्षीय महिला के रेप और मर्डर के केस में जो अपराधी था उसको फांसी की सज़ा सुनाई है। ये पूरा जो मामला है ये सितंबर 2021 का है, जब मोहन चौहान नाम के आदमी पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने इन महिला को
एक टेम्पो में रेप किया, उनके साथ काफ़ी मारपीट की, उनको एक लोहे की रॉड से भी मारा। और इसके बाद पुलिस इस केस में काफ़ी उन्होंने जल्दबाजी से पूरा जो केस है वो हैंडल किया। उन्होंने कुछ ही घंटों में ये मोहन चौहान को अरेस्ट भी कर दिया, 18 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट भी फाइल कर दी और 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने इस केस में सज़ा भी सुना दिया। और सज़ा सुनाते हुए कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा दी है। जी पूरा इसमें जो पूरा केस है ये दरअसल सीसीटीवी फुटेज जो है इसमें एक उसने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में पूरा बहुत क्लियरली दिख के आया कि किस तरह से मोहन चौहान ने उस महिला को खींचा, फिर उसको टेम्पो में ज़बरदस्ती डाला और उनके साथ मारपीट करी और बहुत ही क्रूरता से उस महिला को जो है मारा गया। और जो रेप किया गया था वो एक अननेचुरल ऑब्जेक्ट से भी किया गया था, ज़बरदस्ती उनके प्राइवेट पार्ट्स में बॉटल घुसेड़ने की कोशिश करी गई थी। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स ने एविडेंस दिया था ट्रायल में, स्टेटमेंट दिया, वो डॉक्टर्स भी बहुत सरप्राइज्ड और शॉक्ड थे इस क्रूरता को देखे, जो ब्रुटैलिटी उस महिला पे की गई थी उसको देख के। और उन्होंने कोर्ट को ये बताया बहुत साफ शब्दों में कि कभी भी पहले उन्होंने इस तरह का केस जो है कभी हैंडल नहीं किया है। तो मेडिकल एविडेंस के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज थी और सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट भी थे, जैसे कि जो वहां पे एक गार्ड था जिसने ये पूरा इंसिडेंट इमीडिएटली देखते हुए उसके बाद उसी ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो वो गार्ड का स्टेटमेंट, कुछ और विटनेसेस के स्टेटमेंट और सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टर के एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए जो बॉम्बे की ये कोर्ट है उन्होंने इसमें डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई है। अब डिफेंस में मोहन चौहान के पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था कोर्ट को बताने के लिए। एक लीगल एड काउंसिल अपॉइंट किया गया था उनको डिफेंड करने के लिए कोर्ट में। तो उन लीगल एड काउंसिल ने केवल इतना बोला कि उन्होंने ये माना कि मोहन चौहान ने जो है उस लड़की को काफ़ी मारा था, पीटा था, मगर उनका ये कहना था कि जो मृत्यु हुई थी उस लड़की की वो उसकी मारपीट की वजह से नहीं हुई, वो शायद जब हॉस्पिटल लेके गई तो हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से हुई। मगर ये सारी आर्ग्यूमेंट्स को खारिज करते हुए बॉम्बे की निचली अदालत ने मोहन चौहान को फांसी की सज़ा सुनाई है। फांसी की सज़ा सुनाते हुए आपको एक और बात बता दूं, उनको रेप और मर्डर के जो प्रावधान है उसके अंदर तो कोर्ट ने उनको दोषी पाया। इसके साथ साथ उनको SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंदर भी दोषी पाया गया। और कोर्ट ने ये माना उनको फांसी की सज़ा इसलिए सुनाई गई क्योंकि कोर्ट ने ये, अब फांसी की सज़ा जब सुनाई जाती है तब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के हिसाब से ये देखना ज़रूरी होता है कि जो अपराधी है उसमें कुछ सुधार आने के चांसेस हैं या नहीं, क्या ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है जो वो बोलते हैं कि ये दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है, यानी कि क्या ये ऐसा मामला है जो पहले ज़्यादा देखा नहीं गया और जिस तरह से कभी हुआ ना हो। करेक्ट। हाँ। जिस तरह से आपने बताया कि इसमें जो क्रूरता थी कि डॉक्टर्स ने भी बोला था कि इस तरह के घाव उन्होंने कभी नहीं देखे थे अपने पूरे करियर में। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये माना कि ये जो अपराधी है मोहन चौहान, इनको फांसी की सजा सुनानी एक और बात जो कोर्ट ने बोली अपने ऑर्डर में, उन्होंने ये कहा कि यदि इस पूरे मामले में जो महिला है वो अगर जीवित भी रह जाती तो वो रहती कैसे, क्योंकि जिस तरह की चोटें उनको आई थी, जिस तरह के घाव उनको आए थे, वो एक तरीके से उनको बिल्कुल ही वेजिटेटिव स्टेट में जो है छोड़ देते। तीसरा जो हमारे पास आपके लिए केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट से आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की शुरुआत खुद ही की थी, सो मोटो PIL फाइल की थी जस्टिस C हरिशंकर ने पिछले साल, ये देखते हुए कि किस तरह से एयरपोर्ट्स पे और फ्लाइट्स में जो कोविड-19 के ऊपर गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने एक सो मोटो PIL खुद से चालू की थी कोर्ट में। और इसी मामले में अब कोर्ट ने ये कहा है, पहले तो कोर्ट ने DGCA जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जो ये पूरा चीज़ हैंडल करते हैं, उनको गाइडलाइंस इशू करने के लिए बोली है इस बात पे कि ना केवल जो एयरपोर्ट स्टाफ है पर जो एयर होस्टेस होती हैं, जो पायलट होते हैं, वो भी प्लेन के अंदर जो ये मास्क के और हाथ धोने के जो भी दिशा निर्देश हैं उनको लागू कर पाए, और अगर कोई इनको फॉलो नहीं कर रहा है तो इस पर सख्त कदम उठा पाए। ये पहली बात कोर्ट ने कहा। तो DGCA इस पर अपनी गाइडलाइंस कोर्ट के सामने रखेगा।
इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि जो लोग ये इन दिशा निर्देशों को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको नो फ्लाई लिस्ट में डालना चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट में जब इस पूरे मामले में बहस चल रही थी, जो इस सो मोटो कॉग्निजेंस केस है, और बार बार कोर्ट जो है इस मैटर को सुनती है ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जितने भी गाइडलाइंस हैं वो नोटिफाई मतलब कि इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो कोर्ट को बोला गया कि गाइडलाइंस बराबर हैं, मगर कोर्ट ने इस बात को जो है एम्फेसाइज करते हुए ये बोला कि हाँ रूल्स है, गाइडलाइंस है, मगर उनको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा। तो इसलिए यही इन सब चीजों को, इन सब बातों को नजर रखते हुए कोर्ट ने डीजीसीए को अब ये बोला है कि जो पायलट हैं या एयर होस्टेस हैं या जो वहां पे जो स्टाफ है एयरपोर्ट पे, उनको भी ऑथराइज कर देना चाहिए उन लोगों को जाके बताने के लिए कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना। जो पैसेंजर्स हैं उनको जाके इमीडिएटली ये बोलने के लिए कि ये लॉ है, ये रूल है, तो कृपया करके इसको फॉलो किया जाए। और अगर नहीं हो रहा है तो वो जो एम्प्लॉयज हैं एयरपोर्ट पे या जो एयरलाइन कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए कि वो इमीडिएटली उस पैसेंजर के खिलाफ कंप्लेन कर सके और उसके साथ साथ उसी वक्त जो है उस पैसेंजर को नो फ्लाई लिस्ट में डाल देना चाहिए। अब डीजीसीए को डायरेक्शन देते हुए डीजीसीए से कोर्ट ने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। इसका मतलब यह है अपूर्वा कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो इस पूरे मामले की जांच जो है, इस पूरे मामले की सुनवाई लगातार करती रहेगी, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि कोविड जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, कहीं गया नहीं है। कोर्ट ने अपने इस केस की सुनवाई के दौरान जो है मुंबई में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेके भी थोड़ी सी चिंता जताई और ये बोला कि अभी हमें सारे सावधान जो है वो बरतने चाहिए और कहीं पर भी चूक नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और केस के बारे में थोड़ी जानकारी चाहते हो तो उसके बारे में भी हमें बताएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन केसों के बारे में अगले एपिसोड में बात करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।